तो दिया हुआ है, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो ये हमारे पास मान लीजिए स्ट्रिंग है जिसको हमने यहाँ एलोंगेट कर दिया हुआ है, जिसकी लेंथ है l। सो दिस इज द लेंथ ऑफ। यस भव्य, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर भेज दो जो भी आप बोलना चाहते हो। बच्चे होमवर्क शीट 6.3 के न्यूमेरिकल्स पे हैं हम। चैप्टर 3, होमवर्क शीट 6.3। ओके, सो एल लेंथ की हमारे पास ये स्ट्रिंग है और इसके एंड पर हमने एक मास बॉब जो है उसे हमने यहाँ पर बांध दिया हुआ है, टाई कर दिया हुआ है। एंड इसका मास हमें दे रखा हुआ है स्मॉल m। सो इसका मास हमने यहाँ पर ले लिया हुआ है स्मॉल m। नाउ it is imparted a horizontal velocity of v naught at the lowest point a। अब यार ये क्वेश्चन है अपने पास, इसके लोएस्ट पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो लोएस्ट पॉइंट हमारा ये होगा। एंड इस लोएस्ट पॉइंट जिसको ए बोला गया है, इस पॉइंट के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट करते हैं। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम दे देते हैं इसको। चलिए, ये हो गई वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, नाउ इस वेलोसिटी को देने के बाद आगे बताया हुआ है, it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching on the topmost point C। तो यहां से ये अपनी एक सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करता है। तो आप इस वेलोसिटी को इंपार्ट करते हो तो इसको लेने के बाद ये एक सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉर्म करता है। तो लेट्स से ये हमारी वो सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है और यहां पर जब वो पहुंचा तो दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। ये उसके मोशन का टॉप मोस्ट पॉइंट है जिसको क्वेश्चन में बोला हुआ है सी है। टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोल रखा हुआ है, सी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ए बता दिया, सी बता दिया, वेयर इज बी। तो उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है कि रेफर डायग्राम। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो पॉइंट बी जो है हमारा वो कहां पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। आई होप क्लियर हो रही है बात आपको। ओके, सो वी नॉट हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एंड एल लेंथ की हमारी स्ट्रिंग है। पॉइंट पर जब वो पहुंचती है तो जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाती है, यानी कि उसमें टेंशन नहीं रह जाता है। ऐसा समझ लो जैसे तो हम कट कर देते हैं ना, तब जो कंडीशन बनती है, तुम एक सर्कुलर मोशन कर रहे थे, स्ट्रिंग को आपने अचानक कट कर दिया, कट करने पर जो कंडीशन बनती है वही सेम चीज यहां पर दी गई है। सो पहला जो हमें एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा हुआ है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर इनिशियल वेलोसिटी vo। पॉइंट ओ के ऊपर जो वेलोसिटी हमने इम्पार्ट करी हुई थी उसकी इक्वेशन हमको ड्राइव करनी है। सो ये फर्स्ट चीज हमें ड्राइव करना है। सेकंड में हमसे दो चीजें पूछ रखी हैं, एक तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है और दूसरा पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। सो ये दो चीजें आ गई। एंड थर्ड के अंदर हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। ये तीन चीजें, तीन सेक्शंस में हमसे चार चीजें पूछी हुई हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। बच्चों, आपकी ब्लॉक टेस्ट नजदीक आ चुकी है। आई रिपीट, ब्लॉक टेस्ट आपकी नजदीक आ चुकी है। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि दिक्कत आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज लेट अस नो, वी आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है, सो ब्लॉक टेस्ट की जम के तैयारी करो। फोर डालना है अपने को, इतने मार्क्स लेके आने के घर वाले शॉक में आ जाएंगे, यार ये हमारा ही बच्चा है ना जो कभी पढ़ नहीं रहा था जिसको हम बोलते बोलते थक जाते थे कि बेटा कुछ बुक्स उठा ले। चलिए कोई नहीं। सो न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है,
उदय चैट बॉक्स ओपन है बच्चे? यस। सो वी नॉट हमको पहले कैलकुलेट करना है कि क्या वैल्यू होगी वी नॉट की। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लेके चलूं, आई वुड लाइक टू लिसन वन लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को ये लॉ आता है। मृणाल है, ओके, वाओ, क्विक रिस्पॉन्स आ रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। 5 हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं, ग्रेट, छठवां भी आ गया, 7 हो गए, वाओ। स्टेशनरी हो गया यहीं पे। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ओके, कश्वी हमें बता रही होगी। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. बच्चे, हर्ष, जो आपने m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 भेजा हुआ है ना, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल। गुड, अच्छा ट्राई, बट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं हो, वो मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल है। नाउ तनीषा, बच्चे एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या अगर मैं कश्वी को सही मानूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑन पॉइंट ए, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन पॉइंट सी? यस Yes, और नो? sir. क्या क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? अनुराग? सर एक्चुअली मैंने 6.3 और 4 नहीं किया है क्योंकि पिछले 2 वीक मेरे पास एग्जाम्स थे। डोंट वरी बच्चे, 2.3 एंड 4 की तो यहाँ बात भी नहीं हो रही है यार, अपनी पुरानी सर कहानी। 6.3 6.4 ऐसा। 6.3 एंड 4 की तो अपने वैसे भी डिस्कशन कम ही करेंगे इसके अंदर। नॉर्मली अपने पास एक फॉर्मूला, ये समझ में आया क्या, ये एनर्जी कंजर्वेशन जो मैं बोल रहा हूँ, जो तनीषा नहीं ने सर, वो मुझे। समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ सर, वो थोड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात। प्लीज ट्राई करो और जहां तक होते हो मुझे बताना, ठीक है? या सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है वी नॉट के लिए एक्सप्रेशन। तो चलिए मैं पॉइंट ए पर एनर्जी की बात करता हूं, और इससे पहले कि मैं पॉइंट ए पर एनर्जी की बात करूं, मैं अपना रेफरेंस सेट कर लेता हूं, एंड माय रेफरेंस इज दिस। इस पॉइंट ए में से निकलने वाली ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज माय रेफरेंस लाइन। सारे डिस्टेंस को मैं यहीं से मेजर करना चालू करूंगा। तो चलिए, पॉइंट ए पर क्या हालचाल है? तो पॉइंट ए पर यार अगर मैं एनर्जी के बारे में पूछूं, तो ई ए इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ई इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये जो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैंने लिखा है, दिस इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, अभी पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट बाकी है। पर बच्चे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट ए है ना, वो रेफरेंस लाइन पर ही लाई कर रहा है, तो इसके लिए जो आपकी हाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, 0, एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यार इस इक्वेशन में मैंने एक चीज गलत लिखी हुई है, कोई मुझे करेक्ट कर दो। इस पूरी इक्वेशन में मैंने एक चीज गलत लिख दी हुई है, प्लीज करेक्ट मी। आपको लग रहा होगा सर सब तो सही लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ ऐसे तो नहीं दिख रही है। चलो बहुत छोटी सी गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट थी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो v की जगह पर यहाँ वेलोसिटी बच्चे v नॉट है, तो मुझे वहां v नॉट रखना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बोला है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, v अगर बदल गया तो यहाँ पर बदल भी जाएगा वो टर्म। तो चलिए फाइनली जो एनर्जी हमारी आएगी दैट विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। आई होप यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। डन है क्या? इफ यस देन गिव मी अ थम्स अप।
ओके, बहुत बढ़िया। सो ये बच्चे अपने पास ई के ऊपर की एनर्जी हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज ई ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। चलिए ये ए पर की एनर्जी हमने लिख दिया। मृणाल, मुझे पॉइंट सी पर की एनर्जी लिखना है बच्चे, क्या मुझे हेल्प करोगे आप? सर मेरा भी वही प्रॉब्लम है अनुराग जैसा। ओ चलिए कोई बात नहीं, डन। तो देख लेते हैं, इस पॉइंट सी के ऊपर हम पार्टिकल की वेलोसिटी ले रहे हैं वीसी। ओके, तो पार्टिकल की वेलोसिटी है वीसी, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम वीसी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचो। क्यों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना पड़ रहा है? अरे यार, रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा ये था, अब ये कुछ हाइट के ऊपर चली गई है कि नहीं चली गई है? और क्योंकि ये कुछ हाइट के ऊपर गई है, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ एनर्जी इसके पास आई होगी, और वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी, दैट विल बी गिवन बाय एम जी इंटू एच। यार, एक क्वेश्चन अब मेरा तुमसे ये है कि एच की जगह पर मुझे क्या लिखना चाहिए? What will be in place of H? 12। सर सनोफी ने मुझे एक बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, डायमीटर, और मुझे 12 मिलते जा रहे हैं आंसर में। हाँ सर। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों मैं यहाँ पे आपकी बात को मानते हुए मैंने लिख दिया हुआ है 12, एंड रीजन फॉर दैट इज, अरे यार, एल ये इतनी तुम्हारी लेंथ है, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट जो है यहां पर, ये इतना डिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो इस रेफरेंस से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? एल प्लस एल, दैट इज 12। यार, तनय ने शायद मुझे ये मैसेज भेजा है कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड हेंस EC इक्वल्स टू mg इंटू 2l हो जाएगा। रॉन्ग हो बच्चे आप, क्योंकि यहां पर आपने बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं किया हुआ है, या उसको ऊपर की तरफ थ्रो नहीं किया कि टॉप पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 और फिर नीचे आ जाएगा। ये एक तरीके की सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट जाने की करने के प्लान में है, ठीक है। और क्योंकि इसका प्लान सर्कुलर मोशन में जाने का है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। हाँ जी विश्वा। सर यहाँ पे MGH क्यों लिया? बच्चे, रेफरेंस पॉइंट से अब आप चेक करो, ये जो मैं ई लिख रहा हूं ना, दैट ई इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है, दैट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट सी के ऊपर बच्चे वेलोसिटी अगर वीसी है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ एम वीसी स्क्वायर। और अब इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी हो गई है, जरा चेक कर लो। इस रेफरेंस पॉइंट से ये इतनी हाइट एल, और ये इतनी हाइट एल, यानी कितनी हो चुकी है? 2 टाइम्स एल हो चुकी है। सो दैट विल बी mg इंटू 2l। यस यस मृणाल। ओके, सो ये हो गया हमारे पास EC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वीसी स्क्वायर प्लस mg इंटू 2l। यार, किसी को दिक्कत अभी भी है 2l वाले पार्ट में? तने स्लैक हो चुकी है, इसका मतलब ऐसा है, आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि आपने थ्रेड को कट कर दिया है, और जब आप कट भी कर दोगे तो भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने कट कर दिया ना बच्चे, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे होगी, और इस डायरेक्शन में जाता हुआ ये धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ कहां आ जाएगा? जमीन पे आ जाएगा। यानी यहां पर भी ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी अचानक वो बॉडी रुक नहीं गई है यार, रुक गई होती तब हम वेलोसिटी 0 बोलते, यहां रुकी नहीं है, मोशन में तो है, कट होने के बाद भी मोशन में रहेगी वो। तनय, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके ओके, ग्रेट। चलिए, सो सी के ऊपर की जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई, दैट इज हाफ ऑफ एम वीसी स्क्वायर प्लस mg टाइम्स 2l। सी के ऊपर अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं, तो देखो, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स हमारे न्यूटन बाबा ने दिया था। उन्होंने बोला कि फोर्स जो है वो माजी के इक्वल होता है, और यार मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। मैं जब भी कोई गलती करता हूँ ना, मेरी मम्मी मेरे को धो डालती है, तो मेरे को पता चल जाता है कि यार सच में फोर्स माँ के तो इक्वल होता है, क्योंकि जिस फोर्स के साथ वो मारती है, मेरे को पता चलता है यार कि ऐसा कुछ सच में उसको फील हुआ होगा।
फोर्स इक्वल्स टू मा। तो यार वहां पर जो फोर्स तुम्हारे पास लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू mg। बट पार्टिकल यहां पर किस मोशन में चल रहा है, जरा ध्यान से देख के मेरे को बताओ कौन सी मोशन में है वो। अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, Uniform सर्कुलर circular मोशन में motion. जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है कि जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, या जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसकी रेडियस। सो दैट इज गोइंग टू बी mv²। लेकिन इस पॉइंट सी पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चे हमने कितनी ले रखी हुई थी, vc। इसीलिए इस पॉइंट पर भी हम वेलोसिटी को यहां पर भी कितना लेके चलेंगे, vc लेकर के चलेंगे। आई होप क्लियर है ये बात। रेडियस की जगह पे हमने क्या रखा, L। सो mg इक्वल्स टू mv² अपॉन L। लेकिन v पॉइंट C की वेलोसिटी है, इसीलिए उसको हम लिख रहे हैं vc²। चलिए, सो mvc² इक्वल्स टू mgl। देखो L को हमने इस तरफ शिफ्ट किया, सो mg इंटू L इक्वल्स टू mv²। हाँ जी मोक्ष। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम कभी भी मतलब इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करते ना। सॉरी मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को सर बच्चे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम कभी भी इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करते ना, जैसे कि आपने इधर vc² लिया इसलिए। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोगों ने बोला है, बट एक्चुअली ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन का हो रहा है, नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन का एग्जीक्यूशन कर रही है। और इसीलिए पॉइंट ए पर की वेलोसिटी आप देख सकते हो अलग है, बी पर की वेलोसिटी अलग है, एंड सी पर की वेलोसिटी अलग है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। यस, ओके, यस मोक्ष, डन, बहुत बढ़िया। तने बच्चे अनम्यूट करो एंड देन आस्क, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। सर ये आपने जो फोर्स वाला लाया वो कहाँ से लाया आप? ये जो mvc²/L है वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या था बच्चे, मुझे वीसी कैलकुलेट करना था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, वहां मुझे कैलकुलेशन चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, इस सी पॉइंट को गौर से देखा, घूर करके मैं उसे देखने लगा, है ना। और जब मैंने उसको घूर के देखा तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, है ना। यस सर। और दूसरा यार ये एक सर्कुलर मोशन चल रही है, जरा आप देखो, ये एक सर्कुलर मोशन चल रही है जिसकी रेडियस L है। हाँ सर। और सर्कुलर मोशन में यार एक चीज मैंने बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स काम बनता नहीं है। हम्म। तो इसीलिए मैंने इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया, mg इक्वल्स टू mvc²/L। सर बट मास और सेंट्रीपिटल फोर्स से लेना देना क्या है, उन दोनों का इक्वल कैसे हुए सर? चैप्टर नंबर 5, इसके लिए आपको एक बार फिर से रेफर करना पड़ेगा तने। आई एम सो सॉरी टू इन्फॉर्म यू, एक बार आपको ओके वहां सर। ओके देखना सर। है। और अगर फिर भी इश्यू आता है तो प्लीज लेट मी नो, हम एक एक्स्ट्रा सेशन में उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर। और किसी को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है क्या कि mg mv²/L के कैसे इक्वल हुआ? यार सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं जनरेट होता है, वो किसी ना किसी दूसरे फोर्स की वजह से जनरेट होता है। यहाँ वो किसकी वजह से आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है। उसको इनवाइट करने वाला कौन है, निमंत्रण किसने दिया है, mg ने उसको निमंत्रण दिया है कि तू आ। और जब वो आया है तो वो किसके इक्वल टू हो गया है, mg के इक्वल हो चुका है। दर्श, यस सर। भागते रहो बच्चे। हाँ सर। ओके, चलिए। सो अब यहां से अगर मैं vc² को सब्जेक्ट बना लूं, सो vc² इक्वल्स टू हो जाएगा mgl डिवाइडेड बाय m। यार ये m और ये m, कटप्पा और बाहुबली ने एक दूसरे को मार दिया है, ठीक है। तो अगर यहां से मैं vc को सब्जेक्ट बना लूं तो दैट इज इक्वल्स टू √gl। आपको काम पड़ेगा vc² का भी, इसीलिए उसे भी मैं लिखा दे रहा हूं, vc² इक्वल्स टू gl। vc² इक्वल्स टू gl है, और vc इक्वल्स टू क्या हो गया, √gl। तुम्हें एक पॉइंट का आंसर मिल चुका है, दैट इज पॉइंट सी पर वेलोसिटी कितनी हो।
किसी को इश्यू तो प्लीज रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट। किसी को भी नहीं है? बहुत बढ़िया। सो सी पॉइंट की वेलोसिटी हमको यहां पर मिल चुकी है। चलिए, शुरुआत में जब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करी हुई थी, तो मैंने आपसे बोला था कि क्या पॉइंट ए पर की एनर्जी और क्या पॉइंट सी पर की एनर्जी इक्वल होगी। आपने कहा था हाँ सर बिल्कुल होगी, और इसी बात को मैं सही मानते हुए ई ए और ई सी को इक्वेट कर दे रहा हूं। यार कोई बवाल तो करने नहीं आएगा ना कि ऐसा कैसे कर दिया, कोई मेरा कॉलर तो नहीं पकड़ लोगे, कैसा गलत गलत बता रहा है ये इंसान, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? यार एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, जितनी एनर्जी पॉइंट ए के ऊपर, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉइंट सी के ऊपर, तो ई ए और ई सी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? थम्स अप थम्स डाउन कोई एक्सप्रेशन दे दो। ओके, चलिए, सो ई ए इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली तनय, एकदम सही बोल रहे हो, जय महाकाल। ओके, सर वो ढांसू सर वाला ना? आई डोंट नो, अब इतना डिटेल में मुझे नहीं पता है। चलिए, ई ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? दैट वाज 1/2 m v नॉट स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू ई सी की वैल्यू क्या थी? ई सी की वैल्यू थी हाफ ऑफ m v c स्क्वायर प्लस 2 m g l। आई होप इस स्टेप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, मैं थोड़ा षड्यंत्र रखता हूं। षड्यंत्र मेरा क्या है? शकुनी वाली नीति में अपना रहा हूं। ये वीसी स्क्वायर मैंने निकाल लिया था, जीएल के इक्वल था, ठीक है? तो अब मेरा दिमाग चल रहा है शकुनी की तरह। तो मैंने क्या किया, इस वीसी स्क्वायर की जगह पर किसको छाप दिया? जीएल को। अरे यार गड़बड़ हो गई, समझ में नहीं आया ये तो। वीसी का स्क्वायर जीएल के इक्वल था, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक्सप्रेशन तुम्हारे चेंज हो रहे हैं, मतलब तुमको समझ में नहीं आया है, क्या ऐसा है? ओके गुड। सो हाफ ऑफ m v नॉट का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू हाफ ऑफ m, यार vc का स्क्वायर gl के इक्वल, तो इसकी जगह पे मैंने लिखा gl प्लस क्या आ गया? 2mgl, 2mgl। अब ये इतने पार्ट को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो 2 into 2 दैट इज 4, 4 mgl प्लस 1 mgl दैट इज 5 mgl, है ना? क्लियर लिख देते हैं, देखो mgl प्लस 4 mgl एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v नॉट का स्क्वायर। अब देखो ये 2, यार वीडियो अनक्लियर आ रहा है क्या आप लोगों को? सही है सर वीडियो। ओए नो सर सही है। भव्य भव्य सही है भव्य सर, सही है सर। सही है सही है। परफेक्ट। मेरी तरफ कनेक्शन का इश्यू होगा, चेक कर दो। यस, मैं महंगा वाला इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, ऐसा जियो के भरोसे नहीं बैठा हूँ, चिंता नहीं कर दो। ओके चलिए, सो बच्चे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 mgl प्लस 4 mgl किसके इक्वल हो जाएगा? 5 mgl के इक्वल। सो m v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 5 mgl। एक m से एक m मैंने कैंसिल किया, तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 5 gl, और यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो v नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 5 gl। सर बाउंसर निकल गई बात तो। बाउंसर गई है क्या बच्चा पार्टी किसी को भी? ये नो सर। हाँ बोल रहा है दर्श। नहीं समझ आया सर। ओके, नहीं समझ में आया या समझ में आया? क्या बोल रहे हो? नहीं आया नहीं आया। ओके ओके ठीक है। कहाँ से? इस पॉइंट से बच्चे या यहाँ से आप बोल रहे हो? यहाँ से सर 1/2 MB वहाँ से। ओके ओके ठीक है। देखो, मैथ्स का छोटा सा रूल बच्चे मैं लगा रहा हूँ, सुन लो। अगर मैंने कहीं पर लिखा हुआ है 1/2 + 2, तो यार मैं इसको क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, यानी 1 + 2 × 2 दैट इज 4, एंड पूरे के डिवीजन में क्या लिख देता हूँ? 2 लिख देता हूँ। हाँ सर। तो बच्चे यही मैंने यहाँ पर भी किया है। 2 यहाँ अकेले के डिवीजन में था, इसके साथ मल्टीप्लाई करके पूरे के डिवीजन में रख दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ mgl, और ये जो 2 है उसमें जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 4 mgl, और पूरे के डिवीजन में बच्चे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यस ओके भाई, किसी और को कोई प्रॉब्लम? यार छोटी भी दिक्कत होना तो हेजिटेट नहीं करना यार, एग्जाम में गलत लिख के आने से अच्छा है कि आप अपनी छोटी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकलवा लो। तो किसी को भी दिक्कत नहीं है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो ये हमें वी नॉट का एक्सप्रेशन मिल गया। यार दो काम तो अपने हो चुके, यानी 50% हमने आंसर दे दिया है। अभी अपने को वीबी बताना है और केबी बाय केसी बताना है। तो अब अगर किसी को लॉजिक समझ में आ गया हो तो मेरे को ये बता दो, वीबी निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? विश्वा कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं रही है। नो सर। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं आपको फिर से वो थियरी रिकॉल कराता हूं। देखो, जब मुझे सी पर की वेलोसिटी निकालनी थी नूपुर, तो मैंने क्या किया था? इसकी एनर्जी को ए की एनर्जी के साथ कंपेयर कर दिया था, सही है क्या? ऐसे ही बच्चे, यस दृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट है यार। ईसी इक्वल्स टू ईबी लिख दो या ई ए इक्वल्स टू ईबी लिख दो, दोनों ही क्या होंगी हमारे पास? इक्वल रहेंगी। चलिए, तो अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैंने लिया हुआ है ई ए इक्वल्स टू ई बी, ठीक है? पॉइंट ए की जो एनर्जी है वही एनर्जी होगी पॉइंट बी। आप ईसी इक्वल्स टू ईबी लेके भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, इसलिए डरना नहीं, रटने मत बैठ जाना कि इसके बाद तो यही करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन सेलेक्ट, तुम्हारे ऊपर है वो। चलिए, ई ए की वैल्यू क्या है बच्चे? दैट इज हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ई बी की वैल्यूज लिखाते जाओ। बी पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर प्लस, देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी वीबी थी, इसीलिए ये हो गया हाफ ऑफ एम वीबी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट बच्चे अभी इसमें बाकी है, और वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, रेफरेंस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी है? एल है। ये पॉइंट बी जो है वो इस रेफरेंस से कितनी हाइट के ऊपर है? एल हाइट के ऊपर है। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी एच। लेकिन एच किसके इक्वल है? एल के। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर एम जी एल। यार ये तो बाउंसर पक्का जाना चाहिए, अजीब सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एम जी एल लिख दिया हुआ है मैंने। अब मैंने ये वाला, यस 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 बोलिए। पता नहीं चला। हाँ जी बच्चे, देखो ये सिर्फ ये ईबी वाले पार्ट में ही डाउट होगा आई थिंक, यस और नो? हाँ सर। देखो, बी पॉइंट के ऊपर जब आप पहुंचते हो बच्चे, तो उस टाइम पर आपने क्या किया हुआ है? कुछ हाइट भी अटेन कर ली हुई है, यानी कि एक कॉन्फ़िगरेशन वाली एनर्जी भी आपके पास है, और दूसरा आप मूव भी कर रहे हो, यानी काइनेटिक एनर्जी भी है। दोनों एनर्जी वहां पर है। तो मैंने उस पॉइंट पर की वेलोसिटी वीबी ली हुई है, सो दैट इज हाफ ऑफ एम वीबी स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन इसमें जब हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं तब हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, तो हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एच यानी कि रेफरेंस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आप एनर्जी निकाल रहे हो उसकी हाइट, और ये हाइट किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। दैट्स व्हाई मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है एम जी एल। ओके सर। ओके ग्रेट। चलिए, सो अब सारी वैल्यूज रिप्लेस करते चलते हैं। देखो, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है 5gl, यहां निकाल रखा हुआ था कोने में। वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 5gl, छाप देते हैं यहाँ पे। 1/2m 5gl that equals to 1/2 mvb square plus mgl। ठीक है, सर हाफ कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल बच्चे ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट सब में हाफ नहीं, इसीलिए मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ उसको, है ना? सब में होता तो मैं एक बार के लिए ले लेता, या फिर जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ेगा। सो इसलिए सिंपल तो यही है, हम इसको कंटिन्यू रखें। चलिए, 5/2 mgl that equals to half of mvb square plus mgl। अब मैंने यहां से m कॉमन ले लिया है, सो m कॉमन, हाफ ऑफ vb स्क्वायर प्लस gl that equals to 5/2 mgl। ये m और ये m कैंसिल हो गया।
इस प्लस जीएल को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस जीएल। तो हाफ ऑफ वीबी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 जीएल माइनस जीएल। यार इसको सॉल्व करके मेरे को जरा बता दो क्या आएगा वैल्यू। 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 GL माइनस 2 GL। यस शनोफी, मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ गया आप क्या बोल रहे हो। 3/2 GL 1/2 VB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 बच्चे कैंसिल कर दिया, तो इन दैट केस VB इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3GL। यार मेरे से पहले बहुत सारे बच्चों ने मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया कि सर आंसर इतना आएगा, मतलब मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ काम। कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा, चिंता नहीं करो। अभी तुम जब सॉल्व कर रहे होगे ना तब मैं फटाफट सॉल्व करके बताऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो। मतलब देखो कितनी गजब बात है, तुम मतलब नीचा दिखाने का ट्राई कर रहे हो यार, ऐसा कर रहे हो यार, ऐसा कंपटीशन। कोई नहीं, अच्छा लग रहा है मेरे को। ग्रेट। चलिए अगला जो बच्चे हमसे पूछा हुआ है वो बी पर की काइनेटिक एनर्जी और सी पर की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो हमको काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो प्रांजलि बताएगी। प्रांजलि प्रजापति पालड़ी वाली काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बताएगी हमको। चलिए कोई बात नहीं, शायद कोई इश्यू है उनकी तरफ, माइक तो बेचारी ने अनम्यूट किया, बट लेट इट बी, कोई बात नहीं। ओके, सो दैट इज हाफ ऑफ mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ mvc स्क्वायर। पॉइंट बी पर वेलोसिटी vb है इसीलिए हाफ ऑफ mvb स्क्वायर हो गया, और पॉइंट सी पे वेलोसिटी vc है सो हाफ ऑफ mvc स्क्वायर। हाफ हाफ m कैंसिल, vb स्क्वायर किसके इक्वल था, यहां चेक करो। vb स्क्वायर जो था हमारा ये रहा, यस vb स्क्वायर दैट इज 3gl, तो यहां हम रख दे रहे हैं 3gl डिवाइडेड बाय, यहां से रखा है मैंने vb स्क्वायर की वैल्यू 3gl। और आपका पूरा स्क्रीन में दिख रहा है। सॉरी, अब भी आया क्या? हाँ सर। यस। सो बच्चे यहाँ पर मैंने vb स्क्वायर के जहां पर क्या रख दिया 3gl एंड डिवाइडेड बाय vc स्क्वायर। vc की वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी vc स्क्वायर वो gl के इक्वल था, सो gl से gl कैंसिल, आंसर आ गया 3/1। यस दृष्टि करेक्ट है, 3/1। किसी को भी इस अजीबो गरीब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अजीबो गरीब तो नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। किसी को कोई इश्यू इसमें? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा होगा बट सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। प्रिंसी, बच्चे कोई इश्यू इसमें? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए सो ये क्वेश्चन फिनिश होने के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगेन अ वेरी गुड न्यूमेरिकल, सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं क्या आता है आंसर अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दिया हुआ है यश जोशी, कैन यू रीड इट? A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v is equal to ax raised to 3/2, where a is equal to 5 meter raised to minus half second inverse. What is the work done by the net force during displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meters? क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? देखो बोला क्या हुआ है कि भाई बॉडी का मास इतना है, उसकी वेलोसिटी कुछ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैरी कर रही है, चेंज हो रही है लगातार। ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू है 5 मीटर रेज टू -1/2 एंड सेकंड रेज टू -1।
नेट वर्क डन कितना होगा पहले तो हमें ये पूछा हुआ है, और किस ड्यूरेशन में x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 वाली जो रेंज है, इस रेंज में हमको बताना है। यार अगर वेलोसिटी दी हुई है और वर्क निकालना है, तो क्या वेलोसिटी और वर्क के बीच में कोई इक्वेशन हमने पढ़ी है क्या? इज देयर एनी जो वेलोसिटी और वर्क को ज्वाइन करता हो? तो डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली आपको पता होगा कि जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो W इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेल्टा के। तो दैट इज श्योर कि भाई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के अंदर वेलोसिटी का टर्म आता है, लेकिन अगर हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज पता चल जाए तो वही चेंज नेट वर्क डन के इक्वल भी होता है। तो अगर मैं डेल्टा के को किसी तरीके से, कोई शकुनी की चाल चल के, रावण की चाल चल के, मैं कैसे भी इस डेल्टा के को निकाल लूं, तो बस मेरा वर्क डन उसी के इक्वल हो जाएगा। तो अब अपना अल्टीमेट टारगेट W नहीं है, अब अपना अल्टीमेट टारगेट है डेल्टा के। चलिए तो इस कुंभकर्ण को फाइंड आउट करते हैं। सो डेल्टा के इक्वल्स टू, यार इक्वेशन बोल दो, क्या लिखेंगे इस पे? यस संजना। K final minus K initial. KF minus K. के फाइनल माइनस के इनिशियल। चलिए मैंने आपकी बात को सत्य मान लिया और आपकी इक्वेशन मैंने यहां लिख दी है। चलिए के फाइनल पे बच्चे अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी हाफ ऑफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, एंड के इनिशियल हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ये Yes, sir. दर्श तू जंप क्यों कर रहा है यार? दर्श तू जंप क्यों कर रहा है ऐसे? ओके ओके लिख रहा हूँ सर। ओके ओके ठीक है चलो, सो हाफ ऑफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी आई स्क्वायर। बच्चे हाफ ऑफ एम अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो अंदर जो मेरे पास इक्वेशन बचेगी दैट विल बी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है क्या हाँ सर। अनुज? Yes, sir. बच्चे प्रॉब्लम इसमें कोई? No, sir. बहुत बढ़िया। ओके, अब प्रीत हमको बताएगी कि हम फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रीत बच्चे? Yes, sir. कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे फाइनल वेलोसिटी को, एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को? सर कुछ डिफरेंशिएशन का। ओके, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बात, आप सोच तो थोड़ा ठीक रहते, लेकिन इस केस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। v इक्वल्स टू ए एक्स रेस टू 3/2 दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी x के साथ कुछ इस इक्वेशन से वेरी कर रही है। हाँ जी उदय? सर हमें A और X की वैल्यू दिए तो सब्स्टिट्यूट करके B की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल। देखो इनिशियली बच्चे हमारी बॉडी x इक्वल्स टू 0 के ऊपर थी, इसीलिए जब हम x इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारी कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो x इक्वल्स टू 0 रखो एंड कैलकुलेट करो क्या आती है वैल्यू आपके v की। तो vi इक्वल्स टू a की जगह पर a 0 की पावर 3/2, 0 की पावर Zero. -1 के अलावा कुछ भी होगी तो आंसर आपका 0 होगा। सो a इंटू 0 दैट इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना नहीं भूलना, भले ही वैल्यू 0 आ रही है बट यूनिट लगाना नहीं भूल जाना। चलिए सो ये हमें v इनिशियल मिल चुकी है। अब x इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 नहीं 2 के ऊपर, x इक्वल्स टू 2 के ऊपर हमको क्या मिलेगी? फाइनल वेलोसिटी। सो दैट इज vf इक्वल्स टू a की जगह पर a की वैल्यू हमको दे रखी हुई है 5 एंड x की जगह पर 2, और 2 की पावर है 3/2, तो 5 एज इट इज। 2 की पावर 3/2 को मैं जरा ब्रेक कर रहा हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 में। अब इसमें पक्का प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो 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 3/2, 2 की पावर 3/2, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1/2 करोगे आंसर आपका 3/2 हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत आनी चाहिए। ओके अब देखो 5 इंटू 2 दैट इज 10,
एंड 2 की पावर 1/2 दैट इज √2. सो ये हो गया 10√2. चलिए अब ये सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, इनको हम अपनी बनी बनाई खिचड़ी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, इसका तड़का लगा देते हैं. तो ये है आपके डेल्टा के की इक्वेशन, और इस इक्वेशन के अंदर बाकी थे VF और VI, इन दोनों की एंट्री दे दो, आंसर रेडी हो जाएगा. ठीक है, सो डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ ऑफ m की जगह पर मैंने रखा 0.5, क्वेश्चन में मेरे को दे रखा हुआ था मास 0.5 किलोग्राम है, सो यहाँ m की जगह पर 0.5 रख दिया, इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज 10√2. तो 10√2 का बच्चे स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, इसका स्क्वायर. और जब आप इनको सबको कंप्यूट करना चालू करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ 0.5, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसल, 0.5 into 100 that is going to be 50 जूल. प्लीज एक बार अच्छे से देख लो. यस तनय पूछो. सर वो A=5 अंडर रूट ऑफ मीटर नहीं होगा सर वो, या फिर वो टाइपिंग एरर है? यहाँ पर ये वाला बोल रहे हो? हाँ सर वही. ओके, तो इसके लिए मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ तनय, कैन यू, मैं पूछ सकता हूँ ऐसा? यस सर श्योर. ओके थैंक यू. चलिए तो तनय बच्चे मुझे ये बताओ, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? यस सर. तो डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है? पता नहीं सर. कोई बता सकता है क्या डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है? Speed. नो, बड़े दुखी मन से मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि आप गलत हैं. कोई भी अगर गेस मारना चाहे डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है? VT स्क्वायर. हाँ जी बच्चे. VT स्क्वायर. नो. ओके लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ भी नहीं होता है. सो ये कोई बच्चे फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. नहीं लो, जैसे यहाँ पर A इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 5 मीटर की पावर -1/2 सेकंड की पावर -1, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. डोंट गेट वरीड ऑन दैट. ये कांस्टेंट दिया हुआ है. कांस्टेंट का यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो यूनिट कुछ इसी तरीके का होगा जिससे फाइनली आपके वेलोसिटी की जो यूनिट है वो सेट हो जाए. ओके सर. सर मेरे को क्या बोलते स्पीड लगी, वेलोसिटी लगी वो. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके सर गॉट इट. ग्रेट, बहुत बढ़िया. मृणाल ने मुझे बोला है कि सर अगर हम दोनों तरफ ऊपर वाली इक्वेशन में t का मल्टीप्लाई कर दें तो हम vt का स्क्वायर पा सकते हैं. तो बच्चे चलिए, T स्क्वायर का मल्टीप्लाई. अच्छा टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, चलिए मैं टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ. तो वीटी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू डी बाय टी इनटू टी स्क्वायर. अगेन आप देखिए यस सर, वीटी स्क्वायर आ रहा है, बट ये कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है. वीटी स्क्वायर वो नहीं है. यस, तो फिर मतलब बात अपनी वहीं पे आके अटकी पड़ी है कि इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते थे, वीटी स्क्वायर के बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं है. Yes or no? Yes. Okay, great. So this was question number 14 and move करते हैं 6.4 की तरफ. 6.4 में पहला क्वेश्चन जो हम पिक कर रहे हैं that is question number 8. चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में. So question number 8 में, हाँ जी तनय, अभी भी कोई दिक्कत है बच्चे? नो सर. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमें दिया हुआ है a body is initially at rest. नुपुर मुझे बता रही है कि इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या है. बिल्कुल बच्चे, u इक्वल्स टू 0. बहुत बढ़िया. u इक्वल्स टू मुझे दे दिया है इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u उसकी 0 मीटर पर सेकंड है. नाउ it undergoes one dimensional motion with constant acceleration. तो ये 1D मोशन में चलती है और इस पूरी मोशन में उसका एक्सेलरेशन जो है a, वो क्या है, कांस्टेंट रहता है.
सो प्लीज अंडरलाइन कर लो इस वर्ड के ऊपर कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है. द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू. t टाइम में जो पावर डिलीवर इसने किया हुआ है वो किसके प्रोपोर्शन में होगा? t की कौन सी पावर के प्रोपोर्शन में होगा? एक्चुअली वो हमें फाइंड आउट करना है. ग्रेट. तो अगर बच्चे पावर की मैं बात करूं तो p, हाँ जी, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ होमवर्क शीट 6.4. मैंने 10 डाल दिया था गलती से, आई एम सॉरी. पावर इक्वल्स टू बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही पावर होता है. तो अगर हम फोर्स की बात करें तो अपने बाबा न्यूटन की इक्वेशंस बोलती हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मा होता है, और मैं इसको सत्य मानता भी हूं. फोर्स इक्वल्स टू मा रख दिया मैंने. आते हैं बात v के ऊपर. v इक्वल्स टू, यार आपने u प्लस at पढ़ा हुआ था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन ये कि ये इक्वेशन तभी अप्लाई कर सकते हो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है. तब जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो. करेक्ट है क्या? इन दिस केस हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन. u आपका 0, a एज इट इज, t यहां पर. सो फाइनली v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? at के इक्वल. फोर्स मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, दोनों वैल्यूज यहां पे रिप्लेस कर दो. तो p इक्वल्स टू हो जाएगा f की जगह पर ma और v की जगह पर at. सो प्रोडक्ट करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी ma स्क्वायर t. पावर इक्वल्स टू हो गया ma स्क्वायर t. m कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम इसी के साथ तो पावर चेंज हो रहा था, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसी के साथ तो चेंज अपने को फाइंड आउट करना था. तो यहाँ t की पावर कितनी आएगी? 1. पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और पावर इज प्रोपोर्शनल टू t इज टू 1. दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? यार रिप्लाई करो तो ही पता चलेगा. लास्ट पार्ट पता नहीं चला. ओके देखो बच्चे, पावर की जगह पे हमने फोर्स में रिप्लेस किया ma, और वेलोसिटी की जगह पर मैंने यहां से जो इक्वेशन निकाली हुई थी उसमें हमने रख दिया at. तो सर f की वो जगह पता पर चल गया. हाँ ये जी, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p डैश कैसा है वो पता नहीं चला. नहीं नहीं नहीं, t डैश नहीं है बच्चे, वो t की पावर 1 लिखा हुआ है. p इज Okay. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. वो पता नहीं चला. देखो मास और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट a स्क्वायर कांस्टेंट. अब याद करो यार, ये तो एक सिंपल सी आपको चीज पता होगी. अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b है तो आप क्या करते थे? a इक्वल्स टू k इंटू b लिख दिया करते थे, है ना? यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है. उल्टा सोचो, कांस्टेंट रिमूव करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन. तो वही हमने किया है. m और a उनको रिमूव करने के लिए, m और a स्क्वायर जो हमारे कांस्टेंट थे उनको रिमूव करने के लिए हमने डायरेक्टली क्या यूज कर लिया हुआ है? प्रोपोर्शनल का साइन यूज कर लिया है. सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. अभी भी है दिक्कत बच्चे? यस और नो? नो सर. ओके ग्रेट. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. अगेन एक अच्छा न्यूमेरिकल है. बोलोगे सर आपके लिए अच्छा हो सकता है, हमारे लिए तो एक और नया बर्डन आ गया नए न्यूमेरिकल के नाम पे. चलिए समझते हैं क्या दिया हुआ है. A body is moving unidirectional under the influence of a source of constant power. तो इस केस में बच्चे हमको बोला हुआ है कि जो सोर्स इसको पावर दे रहा है ना, वो पावर उसका क्या है? कांस्टेंट है. हाँ जी मोक्ष. सर अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन समझाया सर, उसमें ना मुझे इंटरनेट इशू था तो आपकी आवाज मतलब बहुत लैग करके आ रही थी सर. 10th क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में समझा सकते हो आप? ये कौन सा? सॉरी ये 10th नहीं, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन. यस.
तो बच्चे पावर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह पर था ma और वेलोसिटी की जगह पर था at, तो मैंने ये कर दिया ma इंटू at। अब a इंटू a हो गया a स्क्वायर इंटू t एज इट इज, m हमारा एज इट इज। नाउ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो पावर किसके साथ वैरी करेगा? टाइम के साथ, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डन है? सर P इक्वल्स टू mv नहीं होता? f इंटू वी, वही तो लिखा हुआ ना बच्चे। सर P मोमेंटम की बात कर रहे हो ना? मैं p पावर की बात कर रहा हूँ यार। सॉरी सारी सॉरी कहानी खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो सीता किसके पप्पा थे। सर मैं नहीं था ये वाले क्वेश्चन में सर, इसलिए। अरे थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब सीता किसकी बेटी थी तुम ये पूछ रहे हो यार, ऐसा गड़बड़ नहीं करो। नहीं सर, सॉरी मेरे को कुछ और लगा, सॉरी। ओके ओके, मुझे वो पावर है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। चलिए, सो P इक्वल्स टू हमारे पास है कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में पावर हमारा कांस्टेंट है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, x किसके प्रोपोर्शन में होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके शनोफी, कोई बात नहीं बच्चे। चलिए, सो x इक्वल्स टू क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, अगेन हम पावर की बात कर रहे थे और पावर हमारा यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पावर अगर दिया गया है, इक्वेशन उसकी क्या होती है? एक ही इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज P इक्वल्स टू यहाँ पर फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स की इक्वेशन मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। अब ये यार कुछ लोगों की स्कूल का नाम आ गया होगा, तो ज्यादा प्राउड नहीं फील करना है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा तीर नहीं आ गया है, MAV, ठीक है। सो P इक्वल्स टू आपके पास है MAV। चलिए, एक्सेलरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। सो P इक्वल्स टू हो गया m इंटू a की जगह पर बच्चे हमने रिप्लेस किया dv बाय dt इंटू v हमारा एज इट इज। यार सिर्फ ये a की जगह पर मैंने क्या लाया है? dv बाय dt। m हमारा एज इट इज उतर गया है, v हमारा एज इट इज उतर गया है, एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया? dv बाय dt। अब ये dt को थप्पड़ मारो, इधर भेज दो, बड़ी देर से इधर बैठा हुआ है, ये सटैक इधर आ गया, तो ये हो जाएगा P इंटू डी टी इक्वल्स टू एम वी डी वी। ये m भी मेरे को यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी P बाय m डी टी दैट इक्वल्स टू v डी वी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, पावर क्या है? कांस्टेंट है, मास क्या है? कांस्टेंट है। तो पावर और मास अगर बच्चे कांस्टेंट हैं तो वो इंटीग्रेशन करते टाइम इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। सो P बाय m को आप बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में आ गया dt दैट इक्वल्स टू, यहां पर इंटीग्रेशन में है v dv। dt का इंटीग्रेशन मेरे को धनुष्का बताएगी। हेलो, हाँ धनुष्का बोलो। हाँ सर, 0 और t। 0 और t, PMV इज इक्वल्स टू, अरे PMV t और 0 इंटीग्रेट, क्या बोल सर, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चे। देखो, तनीषा ने मुझे आंसर भेज दिया है, थैंक यू तनीषा। बच्चे यहां पर अगर आप देखो तो 1 है, 1 dt, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको, और इस 1 की जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं t इज टू 0। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसको मैं 1 बोल सकता हूं। सो t की पावर 0 dt, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं और जितनी पावर हो जाती है न्यू वाली पावर, उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड। यार ये तो सिंपल है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू t। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो P बाय m dt का इंटीग्रेशन हो गया t दैट इक्वल्स टू v dv। यहां पर v की पावर 1 है,
इंटीग्रेशन करने के लिए जो भी पावर है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, बिल्कुल कश्वी करेक्ट बोल रहे हो, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो pt बाय m इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2pt बाय m, और यहां से अगर मैं v को सब्जेक्ट बनाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी, ये जो 2p बाय m है ये रूट में आ जाएगा 2p बाय m, और t की पावर मैं लिख रहा हूं 1/2। यार प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो सर। यस दर्श बोलो। नो कहां पर? ओके ओके। सो अब देखो 2 कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट जो क्वेश्चन अपने को दे रखा हुआ था, मास भी कांस्टेंट, तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल दे रहा हूं एंड दैट कांस्टेंट इज k। सो v इक्वल्स टू मेरे पास है k टाइम्स t की पावर 1/2। चलिए मुझे जाना है डिस्प्लेसमेंट पे, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक रिलेशन होता है, दैट इज v इक्वल्स टू dx बाय dt। तो यहां रिप्लेस कर रहा हूं dx बाय dt दैट इक्वल्स टू k t की पावर 1/2। dt उधर भेज दो, सो dx इक्वल्स टू हो जाएगा k t की पावर 1/2 dt। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो dx का इंटीग्रेट हो जाएगा x विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाहर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में t की पावर 1/2 dt। रूल क्या बोलता है? जो पावर है उसमें एक ऐड करो, डिवाइड कर दो न्यू पावर से, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी k इंटू t की पावर 1/2, उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो दैट विल बी 3/2। सो दिस इज गोइंग टू बी k की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और इसको ऊपर ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 k t की पावर 3/2। 2/3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो x जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। x is directly proportional to t की पावर 3/2। Please ask your doubt if you have. Yes, Sanjana, please. तो इंटीग्रेशन के बाद से समझ नहीं आया ये वाले स्टेप पे बच्चे, ना, वो ब्लू वाले में। यहाँ पर ओके देखो बच्चे, v की जगह पर हम लिख रहे हैं dx by dt। हाँ या ना बोलते जाओ हर स्टेप के साथ, जो स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। v की जगह पर हमने रिप्लेस किया बच्चे dx by dt। dt यहाँ डिवीजन में था, मैंने उस तरफ भेज दिया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो dx का इंटीग्रेशन, जैसे dt का इंटीग्रेशन t हो रहा था, वैसे dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? संजना ने बताया नहीं मुझे। यस सर, x। यस, तो x हमने लिख दिया बच्चे। k हमारा कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के हम बाहर निकाल लेंगे उसको, t की पावर 1/2 dt। अब t की पावर 1/2 दी हुई है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो और जितनी नई पावर हो जाए उससे डिवाइड कर दो। तो 1/2 में जब बच्चे में 1 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 3/2, तो यहां मैंने लिख दिया t की पावर 3/2, और न्यू पावर क्योंकि 3/2 हो गई है तो उसी से मैंने डिवाइड भी कर दिया हुआ है। ओके सर। तो फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2/3 k t की पावर 3/2। नाउ x, ये 2/3 और k ये तो पूरा कांस्टेंट। सर आप म्यूट हो गए। सर म्यूट हो सर गया। म्यूट। यस यस यस, अब अभी आ रही हो गया आई थिंक। यस सर, अभी आ रही है। यस सर। आ रही है सर। ओके ग्रेट। नाउ अनुराग पूछिए बच्चे। सर यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्यों डाला सर, वो समझ में नहीं आया। बच्चे इसको भी अगर तुम रखते ना, अगर इसको भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस यहाँ पे तुमको ये स्टेप लेकर के पूरा बड़ा वाला पार्ट लिखना पड़ता, √2p/m। तो सर ये प्रोपोर्शनल के लिए लिखना पड़ता है कि हर एक क्वेश्चन में, जैसे सॉरी मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। ये सर, ये जैसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी को भी प्रोपोर्शनल प्रूव करना हो तो सर उसमें हमेशा कांस्टेंट मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देने का। नहीं, इसमें देखो अगर प्रोपोर्शनल प्रूव करना है किसी को तो सिंपल सा एक काम आपको करना होता है, वो ये बताना होता है कि भाई ये जो आपकी क्वांटिटी है
वो सिर्फ उस पर डिपेंड करती है जिसकी बात हो रही है, बाकियों पर डिपेंड नहीं करती है। तो आप देखो ये जो पावर था ये तो कांस्टेंट दिया ही हुआ था, मास जो था वो भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा टर्म तो एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसे हमने एक कांस्टेंट के बोल दिया हुआ है। ओके सर, तो यहाँ पर वो एक्स वो बॉब ऑफ द पेंडुलम है ना, तो उसको प्रूव करना था, इसीलिए एक्स को हमने सब्जेक्ट बना दिया। हाँ, इसीलिए हमने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया है। ओके ओके सर। यस, हाँ जी यश। Sir, in integration, don't we have to write limits? नो बच्चे, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक्चुअली इंटीग्रेशन के बच्चे दो टाइप होते हैं, Okay, एक होता है लिमिट वाला और एक होता है बिना लिमिट वाला। आपने मैथ लिया हुआ है क्या यश? yes, sir. चिंता नहीं करो, आएगा, बहुत अच्छा पाला पड़ने वाला है आपका 12th में इसके साथ। इनफाइनाइट इंटीग्रल और फाइनाइट इंटीग्रल 2 चैप्टर आपको शायद मिलेंगे और वहां आपको वो खूब मजे देंगे, ठीक है? Yes, sir. तो टेंशन नहीं लो इसकी। और किसी को बच्चे कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो, आई मीन पहली बार ही देख रहे होगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो कहीं भी अगर ऐसा लग रहा हो कि सर दिक्कत आ रही है, लेट मी नो। तो एक थम्स अप हो जाए अगर समझ में आ गया है तो। यार ये जिन्होंने वीडियो ऑफ रखे हैं यार, तुम लोग रिप्लाई तो कम से कम कर दो, थम्स अप थम्स डाउन। आनंदिता, ओके ओके गुड। आज फर्स्ट टाइम आई थिंक कश्वी का वीडियो ऑफ है, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलिए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। बम्पर क्वेश्चन है यार, एक्चुअली ये मेरे लिए ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, बट क्या करूं, डाइटिंग होती नहीं यार। खाना देख के ऐसे इंसान दौड़ने लगता है ना, जैसे क्या बताऊं, कोई एग्जांपल ही नहीं है मेरे पास वो बताने का। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ही सॉल्व करके मेरे को ऐसा फील होता है कि मैंने अपना वेट लूज किया हुआ है, अच्छा लगता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, डाइटर है वो, ठीक है? तो ये जो डाइटर बंदा है लिफ्ट्स अ 10 kg मास। तो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 kg के मास को लिफ्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं एक्चुअली कभी नहीं करता हूँ, बट m इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 10 kg। चलिए मैंने नोट डाउन कर लिया। आगे हमको बताया हुआ है 1000 टाइम्स, ओ बाप रे, n इक्वल्स टू 1000 टाइम्स, एक दो बार नहीं है, 1000 टाइम्स है। चलिए, सो 1000 टाइम्स एंड आगे दिया हुआ है टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर। जो जिस हाइट तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ दैट हाइट h इक्वल्स टू 0.5 मीटर, वो हाइट 0.5 मीटर की है। assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated। तो पहला जो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट, दैट इज द हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने अमाउंट में वर्क वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करती है, इन माय केस करता है, वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यार। W इक्वल्स टू अपने पास इक्वेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पे वर्क लिखूं तो दैट विल बी mg इनटू h। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि mg डाउनवर्ड लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ, आप उसको रेज कर रहे हो, तो ये नेगेटिव में आएगा। लेकिन यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की केयर कर रहे हैं, इसीलिए हम माइनस प्लस पे ध्यान दे रहे नहीं है। लेकिन ये तो तब का वर्क डन है बच्चे जब आप सिर्फ एक बार 0.5 मीटर तक इस बॉडी को लेके जाते हो। आप तो कितनी बार लेके जा रहे हो इसको, 1000 टाइम्स लेके जा रहे हो। तो एक बार के लिए इतना वर्क डन है, तो 1000 टाइम्स के लिए कितना हो जाएगा, इनटू 1000 हो जाएगा। यानी कि n टाइम्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें n का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। चलिए रिप्लेस करते हैं वैल्यूज। n की जगह पर 1000
m की जगह पर 10, g की जगह पर 9.8, 9.8 ही लेना पड़ेगा, एंड h की वैल्यू है 0.5। यार कोई कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है आंसर। 49,000 जूल। ओके, 49,000 जूल ये हमारे पास वर्क डन है। जो टोटल वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वो 49,000 जूल का होगा। ये एक पार्ट खत्म हुआ। मुझे सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद फैट सप्लाइज 3.8 into 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate। काफी सारी चीजें एक साथ मैंने बक दी हैं, बट चलिए समझते हैं एक एक बात को। दूसरे पार्ट में जरा ध्यान देना, जिन लोगों ने पहला पार्ट कर लिया वो कॉन्फिडेंस में आ चुके होंगे कि सर इजी है इजी है। अब यहां पता चलेगा क्वेश्चन कितना इजी है। देखो, जो मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्जन का रेट है दैट इज 20%। तो ईटा एफिशिएंसी जो है उसको हमने लिख दिया है 20%। एंड आगे हमें दे रखा हुआ है कि फैट जो सप्लाई कर रहा है 3.8 into 10⁷ जूल एनर्जी 1 किलोग्राम के लिए कर रहा है। यानी जब आप 1 किलोग्राम फैट को बर्न करते हो तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 3.8 into 10⁻⁷ जूल। 1 किलोग्राम फैट को बर्न करने पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसमें से मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कितनी होती है? इतनी एनर्जी जो टोटल बाहर आई वो टोटल में से कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है? तो उसके लिए एफिशिएंसी दिया हुआ है बच्चे, और वो एफिशिएंसी हमको दिया हुआ है 20%। तो क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई? यस, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, एनर्जी इन मैकेनिकल फॉर्म दैट इक्वल्स टू 3.8 into 10⁷ का 20%। 20% का मतलब है 20/100। सो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 7.6 into 10⁶ जूल, यानी 1 किलोग्राम अगर आप फैट बर्न करते हो, 1 किलोग्राम फैट अगर आप बर्न करते हो तो आप 7.6 into 10⁶ जूल की मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। उल्टा अगर सर तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी? बाकी एनर्जी बचे, ये सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है। जब आप वो ये जो वेट को इधर उधर उठा रहे होते हो ना, तो आपकी बॉडी हीट करना भी चालू करती है। अरे यार, ओके सर। गए हो कि नहीं? यस सर। बस तो बच्चे वहां तुमने फील किया होगा कि बार बार अगर आप डंबल्स को उठा उठा के या एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करने लगो तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, स्वेट निकलना चालू हो जाता है। रीजन क्या है उसका? तो जो आपका फैट बर्न हो रहा होता है उसमें से कुछ आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती है, कुछ आपके जो बॉडी है उसके पार्ट्स को स्मूथली रन करने के लिए चल रहा होता है, एंड कुछ जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में आपकी बॉडी में से बाहर निकल रही होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। ग्रेट। तो 7.6 into 10⁶ जूल एनर्जी में 7.6 into 10⁶ जूल एनर्जी में मेरा कितना फैट बर्न हो रहा है? दैट इज 1 किलोग्राम। लेकिन मैंने कितने जूल की एनर्जी खर्चा करी है? 49,000 जूल की एनर्जी मैंने खर्चा करी है। सो 49,000 जूल में कितना फैट मैं बर्न कर लूंगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इतने में 1 किलोग्राम फैट बर्न कर रहा हूं, तो इतने में कितने किलोग्राम फैट बर्न होगा? तो amount of fat that equals to 49,000 into 1 divided by 7.6 into 10⁶. Please calculate and let me know the answer.
0.64 into 10 raised to minus 2. (0.64 into 10 raised to minus 2. और इसको अगर तनीषा मैं थोड़ा और सॉल्व कर दूं, यस पेशवी ने भी आंसर दे दिया है, शनोफी ने भी दे दिया, बहुत बढ़िया। सो 6.4 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर कि भाई अगर आपने 49,000 जूल जितनी एनर्जी बर्न की होगी तो उस टाइम पर जो फैट आपका बर्न हुआ है वो कितना हो जाएगा? 6.4 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम। इसीलिए मैं नहीं करता हूं तुम्हें पता है एक्सरसाइज, क्योंकि यार इतना सारा एनर्जी वेस्ट करने के बाद सिर्फ इतना ही फैट अपना बर्न होता है, 6.4 मिलीग्राम का। हद है यार, ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम भी नहीं हुआ। वही तो यार, एक ग्राम भी नहीं हुआ यार ढंग से, तो 1 ग्राम भी नहीं हो रहा है, मिलीग्राम में चल रहा है यार। हद हो गई, मतलब हिपोक्रेसी की हद है, इतना सारा एनर्जी देने का इतना फैट बर्न करने के लिए। कोई नहीं, चलो। हाँ जी भव्य। सर यस, आई एम लिसनिंग टू यू। सर थोड़ा नीचे करो ना। इज इट ओके? अच्छा ऐसे? हाँ यस ओके। ओके है भव्य? यस सर। डन, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू होमवर्क शीट 6.5। इसके अंदर का एक जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 10। बट बिफोर मैं आपको न्यूमेरिकल 10 बताऊं, मुझे आपसे सुनना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी वाला। तो आपने मुझे खैर बता ही दिया है, तो वो मैं फिर से नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे एक ही बात को पूछ पूछ करके टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है। सो नॉट गोइंग ऑन टू दैट पार्ट। सो जस्ट मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल क्या है। मुझे उसके पहले मिल चुका था आंसर, लेकिन उस टाइम पर मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन का आंसर चाहिए नहीं था। सो इस बार कोई एनर्जी कंजर्वेशन वाला नहीं दे देना भाई, ठीक है? नहीं तो अटैक आएगा अब मेरे को, मैं सीधा ऊपर जाएगा फिर। ओके, धनुष्का इज देयर, धृति इज देयर। ओके, धृति से बात करते हैं। हाँ जी धृति, बताइए। Sir, I'm audible? यस यू आर। So, that momentum is conserved, that is momentum before some mathematically तो पता है total initial momentum is equal to total final momentum, लेकिन वो अभी बहुत याद नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मानव से पूछ लेते हैं, मानव मेहता। नॉट रिस्पॉन्डिंग, ग्रेट। दृष्टि ठक्कर, ओके गुड। और हाँ जी मृणाल, प्लीज बताइए। Hello, sir. यस यस यस, यू आर ऑडिबल। Sir, the law of conservation momentum states that the momentum of an isolated system remains the same. यस, यानी Therefore, momentum is said to be conserved. मोमेंटम से इक्वल होता है। इज दिस Yes, व्हाट sir. यू वांट टू से? Yes, sir. ग्रेट। सॉरी। Sir, M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2. करेक्ट है, बिल्कुल सही है बच्चे।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, बहुत बढ़िया। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी 6.5, हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दे रखा हुआ है यश कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो यार दो चीजें अपने को बता दी हुई हैं कि एक पेंडुलम टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होएगा। तो मान लीजिए कि ये आपकी सीलिंग है और इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक कोई मास को हैंग कर दिया इसके साथ में। वुडन ब्लॉक है, उसको आपने इसके साथ हैंग किया हुआ है, जिसका मास है बच्चे 1 किलोग्राम। और ये जो स्ट्रिंग है हमारी, उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर एंड मास जो हमें दिया हुआ है उस बॉब का दैट इज 1 किलोग्राम। इट इज स्टक बाय अ बुलेट ऑफ मास 10⁻⁻² किलोग्राम। होता क्या है कि जब ये पेंडुलम एकदम अपनी मीन पोजीशन के अंदर ऐसे सीधा खड़ा होता है तो अचानक किसी के दिमाग में सूझता है खुराफात, उसको इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और वो इसको गोली मार देता है। ठीक है, तो इसको तो गोली मार दी गई है, तो ये गोली इसको मार दी गई और ये जो गोली है उसका जो मास है दैट इज 10⁻² किलोग्राम। अभी मास तो तुमको बड़ा कम दिख रहा है, लेकिन वेलोसिटी वाला टर्म जरा देखो तो मजा आएगी। विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, गजब स्पीड के साथ। तो बुलेट की स्पीड जो आपको दे रखी हुई है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। सो इतने मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी हमारे पास बुलेट की और ये है उसका मास। बॉब का मास है 1 किलोग्राम। दोनों एम सेम ना हो जाए इसके लिए मैं बॉब के जो बड़ा वाला मास है उसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो कैपिटल एम इक्वल्स टू मेरे पास हो गया है 1 किलोग्राम और स्मॉल एम इक्वल्स टू है 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, नाउ आगे हमें बताया हुआ है द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द बॉब, यानी कि ये जो बुलेट है ना वो कोलाइड होने के बाद इसके अंदर घुस जाती है, स्टक हो जाती है, निकल नहीं पाती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। बोलोगे सर कोई एक ही बात स्टिक रहो ना, 4 बातें क्यों बता रहे हो? अरे समझो यार, फिर से एक बार समझ लो। ये बुलेट जो इसने फायर करी, ये बुलेट निकलने के बाद जाकर के इस ब्लॉक के अंदर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है अंदर, वो इसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाती है। तो होगा क्या, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसके कोलाइड होने के बाद इसको यहां से राइज कराएगा, है ना। पेंडुलम है तो ये कुछ इस तरीके से राइज करना चालू करेगा। तो लेट्स से इस पॉइंट तक वो राइज हुआ, ये वाले पॉइंट तक वो राइज हो जाता है। तो हमको कैलकुलेट करना है कि जिस हाइट तक ये राइज हुआ वो हाइट आखिर कितनी है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो पहले तो मेरे को थम्स अप दे दो इस पे, क्योंकि क्वेश्चन समझना इसमें बहुत जरूरी है। यस मोक्ष। Sir, did not understand the question. ओके, देखिए कंडीशन बच्चे कुछ ऐसी है मेरे पास कि एक स्ट्रिंग मैंने ली हुई है, इस स्ट्रिंग के एंड पे मैंने एक बॉब हैंग कर दिया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, जिस बॉब का मास है 1 किलोग्राम, जिसको मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। हाँ, Yes. ओके। अब किसी के दिमाग में सूझता है खुराफात और वो क्या करता है, इसको बुलेट मार देता है, मतलब इसकी शांति उससे देखी नहीं जाती और इसको भी गोली मार देता है वो, है ना। तो गोली जब वो मारता है तो जो बुलेट है उसका मास है 10⁻² किलोग्राम और जिस स्पीड के साथ बच्चे वो आ रही है वो क्या है 200 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही इसका और इसका कोलिजन होता है, जैसे ये दोनों टकराते हैं तो इसके टक्कर के साथ में इस वुडन ब्लॉक के अंदर ये बुलेट क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है। पहले ये तुम्हारा पेंडुलम ऐसे रुका हुआ था, इस तरीके से एकदम स्टेबल था, लेकिन जैसे ये बुलेट लगती है तो ये ऐसे जाने लगता है, इस तरीके से जाने लगता है, ऐसे। तो ये किस हाइट तक पहुंचा होगा, वो हाइट मेरे को कैलकुलेट करना है। Yes, sir. अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. ग्रेट, चलिए। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं बच्चे कि जब बुलेट इस सिस्टम के अंदर यानी इस ब्लॉक के अंदर चली गई तो इस सिस्टम का टोटल वेलोसिटी क्या हुआ, क्योंकि
इसके बाद तो ये दोनों एक बॉडी बन के मूव करना चालू कर देंगे, ऐसे ये एक ही बॉडी की तरह मूव करना चालू कर देंगे, है ना। तो इस अकेली बॉडी का, यानी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉब एंड बुलेट, वो कितनी होती है वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। एंड फॉर दैट आई एम अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली यार मेरी जो बुलेट थी उसका मास स्मॉल m था और वेलोसिटी थी v, प्लस बॉब का मास था इनिशियली कैपिटल M, और उस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी थी दैट वाज 0, क्योंकि उसको तो हमने रेस्ट में लिया हुआ है, ठीक है। सो कैपिटल M into 0 प्लस स्मॉल m into v, दिस इज द इनिशियल टोटल मोमेंटम। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही होगी। ओके, दैट इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के। तो फाइनली तुम्हारी बॉडी का मास है कितना, वो मास हो जाएगा इस बॉडी का मास, दैट इज द बॉब का मास, प्लस इस m, ये जो m है बुलेट उसके अंदर चली गई, यानी उसका मास जो है वो बढ़ गया है। तो दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू न्यू वेलोसिटी, क्योंकि अब ये दोनों एक नई वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगे, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है v डैश से। चलिए मैं v डैश को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो v डैश इक्वल्स टू हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय m प्लस m। m यानी स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻² किलोग्राम, वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, कैपिटल M है 1 किलोग्राम एंड स्मॉल m है 0.01 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बता दो यार। ये जो 10⁻⁻² है ना बच्चे, इसी को मैंने लिखा है 0.01 किलोग्राम। होप किसी को इसमें इश्यू नहीं होगा। चलिए अब मेरे को ये कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है इसका। $1.98 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना बच्चे भूलना नहीं है आपको। यस, सो जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी दोनों की, बुलेट और बॉब की, दैट विल बी 1.98 मीटर पर सेकेंड। मुझे वेलोसिटी ये जो कंबाइंड वाली है ये कैलकुलेट करना नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने इसे कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैलकुलेट हमें करना था ये हाइट। लेट्स कैलकुलेट कि ये हाइट है कितनी। यहां पर जो इसकी टोटल एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर भी होगी। यानी जो मैंने आपको ये शो किए हुए दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर की एनर्जी कैसी होगी, सेम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, तो इसको मैं ले रहा हूं एज ए रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए h इक्वल्स टू कितना होता है 0, और यहां से मैंने हाइट मेजर की हुई है, दैट इज कैपिटल H, ठीक है। सो रेफरेंस हमारा ये है, ये ग्राउंड लेवल है मान लो, ये हमारा रेफरेंस है, और इससे h हाइट पर ऊपर तक ये गया है, इसी कैपिटल H को मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए तो इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी पहले हम लिखते हैं कितनी होगी। इस पॉइंट के ऊपर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन है, एक तो बुलेट जो इसके अंदर आ चुकी है वो, प्लस दूसरा कौन है, ये बॉब खुद। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कंबाइन होने के बाद दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या हो चुकी है, v डैश हो चुकी है, इसीलिए हमने लिखा हाफ ऑफ m प्लस m इनटू v डैश का स्क्वायर। प्लीज आस्क अगर इसमें कोई इश्यू आ रहा है तो आपको। नो सर। बहुत बढ़िया। सो ये हो गया आपके पास इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पर की टोटल एनर्जी। अब यहाँ की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है यार। बॉब जब आपका यहां से मूव करके मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो उस मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, बहुत ही छोटे मोमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा उस पॉइंट के ऊपर।
और क्योंकि वो रुक जाएगा बच्चे, तो उसकी कंबाइंड वेलोसिटी उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? 0। अरे यार, मैक्सिमम हाइट वाला कॉन्सेप्ट याद करो। अगर बॉडी मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर बॉडी पहुंच गई है, तो उस टाइम पर हम क्या बोलते थे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? वहां पर 0 हो जाती है। यस, तो सेम चीज यहाँ पर भी, यहाँ से ये मूव करता हुआ अपनी मैक्सिमम हाइट पे आ गया, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। एंड क्योंकि इसने एक हाइट अटेन कर ली हुई है, तो अब इसके पास एक एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, और उस कॉन्फ़िगरेशन वाली एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी इंटू एच। तो m इंटू जी इंटू एच हमने रख दिया। m की जगह पर है m प्लस एम, क्योंकि यहां पर भी आपकी दोनों बॉडीज गई हैं। ऐसा नहीं है कि बुलेट इधर पे रुकी और फिर उसके बाद बाहर निकल के चली गई अपने घर और ये अकेला बॉब यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं हुआ है। दोनों ही बॉडी साथ में यहाँ पर पहुंची है, इसलिए मास हमने m प्लस एम लिया हुआ है। चलो अब देखो, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो v डैश का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स gh। और यहां से अगर मैं v डैश को सब्जेक्ट बना लूं, सॉरी h को सब्जेक्ट बना लूं, सो h विल बी इक्वल टू v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। What is v dash? That is 1.98, उसका स्क्वायर 1.98 into, अप्रोक्सीमेट 2 ले सकते हो उसको, सॉरी बच्चे, उसको अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं। अरे यार, बट अभी तो 1.98 लिख दिया है ना, चल जाएगा, सॉरी। बच्चे अगर तुम 2 ले लोगे ना उसको, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है, तो बी वेयर ऑफ दैट। वो एक्चुअल अभी चल जाएगा, लेकिन अगर मैंने अभी ऐसा करवाया ना, तो तुम पक्का एग्जाम के अंदर ऐसे ही लिख के आओगे और फिर बोलोगे कि सर वो सर ने ऐसा करवाया था और उन्होंने हमको करवाया था इसीलिए हमने लिखा है। तो भाई ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। सो अब इसको आप कंप्यूट करो। तनीषा ने मुझे आंसर भेजा है, बट येट आई वांट टू कंफर्म। 2 लोग 3 ओके 3 लोगों के आगे 0.2 मीटर्स बता रहे हैं। तनीषा ने 1.9 मीटर्स भेजा हुआ था। 0.2 है सर 1.96 आता है वैसे। ओके ठीक है, अराउंड 0.2 ले सकते हैं। गुड। 0.196। सो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब इतनी स्पीड से जो बुलेट आई, जो इसके अंदर स्टक हो गई, उसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम होगा वो कितने ऊपर तक जाएगा? 0.2 मीटर हाइट तक जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ग्रेट। सो चलिए मैं आपको एक